हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा इलास्टिसिटी का सेकंड लेक्चर है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। कल हमने स्ट्रेस को डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे स्ट्रेन को डिस्कस करेंगे। आप हेडिंग डालें स्ट्रेन, थ्योरेटिकल पार्ट है। लिखिए स्ट्रेन, STRAIN। इसमें जैसे आप जब किसी बॉडी में कल देखा होगा कि स्ट्रेस की जब स्टडी कर रहे थे कि जब आपने इसमें फोर्स लगाया तो लेंथ इंक्रीज हो गई। तो बहुत सिंपल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन है, यानी डेल्टा एल अपॉन एल। ऐसे ही वॉल्यूम में चेंज हुआ तो डेल्टा वी अपॉन वी। तो डिफिनेशन नोट करें, लिखिए स्ट्रेन, रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन। रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन, ये सभी में लग जाएगा। रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन और शेप ऑफ ए बॉडी or shape of a body which is subjected to stress, which is subjected to stress is called strain. Relative change in dimension or shape of a body which is subjected to stress is called strain. लिखा? इसी में नीचे लिख दें, फिर डिस्कस करते हैं। द रेशियो ऑफ चेंज, द रेशियो ऑफ चेंज in configuration, ratio of change in configuration to the original configuration is called strain. It has no unit, no dimension. It has no unit and no dimension. देखिए, इसमें एक जो पहली डिफिनेशन लिखी है उसमें एक वर्ड यूज हुआ है, सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस, यानी जब तक स्ट्रेस नहीं हो तब तक स्ट्रेन नहीं। ठीक, इसका मीनिंग ये है कि जैसे लॉन्गिट्यूडनल में फार्मूला है जो भी नोट कराएंगे, आपने लेंथ मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, फोर्स लगाया 1 सेंटीमीटर बढ़ गई तो स्ट्रेन क्या हुआ 1/10, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है ना, जितनी लेंथ बढ़ गई 1 सेंटीमीटर, ठीक, और ओरिजिनल कितनी थी 10, तो 1/10। लेकिन अगर हम इसमें फोर्स नहीं लगाते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इसको किसी सरफेस पर रख दें और हीटअप कर दें तो हीट से चेंज हो जाएगी लेंथ। मान लीजिए लेंथ बढ़ गई, कोई रखे 1 सेंटीमीटर, लेंथ इंक्रीज हो गई, अब स्ट्रेन 0 होगा, क्योंकि जब तक स्ट्रेस नहीं है तब तक स्ट्रेन नहीं है। तो ध्यान रखना, कहीं क्वेश्चन दिया है, कहीं पर आ जाए कि लेंथ इंक्रीज हो गई है तो ओरिजिनल लेंथ से ऐसे डिवाइड ना करें जब तक कि बाहर से फोर्स ना लगा हो। ठीक है ना, तो नीचे लिखें टाइप्स इनके। नंबर 1, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। longitudinal strain, if the deforming force produces a change in length, if the deforming force produces a change in length, the strain produced is called longitudinal. Strain produced is called longitudinal strain. तो longitudinal strain का सिंपल फार्मूला डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्मॉल एल भी लिख सकते हैं। इफ लेंथ, नेक्स्ट पैराम लिखना, इफ लेंथ इंक्रीजेस then strain is called tensile. If length increases then strain is called tensile, जैसा कि कल स्ट्रेस में नाम थे उसी के अकॉर्डिंग टू। If length increases then strain is called tensile. If length decreases then called compressive strain.
then called compressive strain. ये बात बिल्कुल नेचुरल है कि लिक्विड और गैस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की कोई मीनिंग नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, तो वायर होगा ना, तब चेंज करोगे ना, तो लिक्विड और उसमें गैस में कोई काम नहीं है इसका। ठीक, तो नीचे लिख दें, फॉर लिक्विड एंड गैस हैज नो मीनिंग फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेचुरल है, उसमें कहाँ लेंथ चेंज होगी। लिक्विड एंड गैस हैज नो मीनिंग फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकेंड डिफरेंस लेटरल स्ट्रेन, लेटरल LATERL, लेटरल स्ट्रेन। देखिए, जब किसी रॉड को आप फोर्स लगाकर इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो इसका डायमीटर कम हो जाएगा, तो जो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर है उसे लेटरल बोलते हैं। ठीक, तो डिफिनेशन लिखने, स्ट्रेन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, strain in the perpendicular direction of force, strain in the perpendicular direction of force is called lateral strain, is called lateral strain। तो lateral strain पूरा लिख देना, lateral strain is equal to change in diameter upon original diameter। change in diameter upon original diameter। थर्ड, वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन उसी में होगा जिसमें प्रेशर लगा रहे थे, तो उसमें वॉल्यूम चेंज हो जाएगा बॉडी का, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, सिंपल डिफिनेशन है। तो लिखा वॉल्यूम स्ट्रेन, देखिए, इफ द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर, if body is subjected to uniform pressure from all sides, its volume change देखिए, वॉल्यूम स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, वॉल्यूम स्ट्रेन इज डिफाइंड एज change in volume per unit original volume, change in volume per unit original volume, change in volume per unit original volume when deformed by external force, when deformed by external force। वॉल्यूम स्ट्रेन को माइनस डेल्टा V अपान V, माइनस इसलिए कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम स्ट्रेन फार्मूला माइनस डेल्टा V अपान V। ठीक है, लास्ट लिखें शियर स्ट्रेन। हमने कल आपको बताया था कि शियर फोर्स जब लगाते हैं, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स, तो जो बॉडी में लेंथ चेंज होती है, लेंथ जो एक्सटेंड होती है एक साइड को, 2D में बना ले रहे, जैसे आपने मान लीजिए ये कोई ब्लॉक लिया और इसको यहाँ पर फिक्स कर लिया और ये फोर्स लगाया, तो इसकी ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया, ये आगे बढ़ के यहाँ पहुँच गया, तो ये जो स्ट्रेन है आपकी, ये जो एंगल है, फाई लिख लो या थीटा, इसको बोलते हैं स्ट्रेन आपका, शियर स्ट्रेन, एंगल को। ठीक है ना, तो शियर स्ट्रेन जो है, अगर ये लेंथ डेल्टा x चेंज हो गई और ये हाइट इसकी L है, या x लिख लें, x है, तो शियर स्ट्रेन जो है आपका डेल्टा x अपान x होगा, यानी यही हमारा फाई के इक्वल है, डेल्टा x अपान x।
एक्स हमने हाइट ले ली है, ठीक है। ये जो एंगल है इसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेन, ठीक है ना। ये जो एंगल आपका इंक्रीज हो गया, यानी कि हम जिस सरफेस पर फोर्स लगा रहे हैं फिक्स लेंथ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जितना ये एक्सटेंड हो गया उसको डिवाइड। फिर आप हेडिंग डालें इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का सीधा मीनिंग है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो इतना फोर्स लगाएं कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, मतलब परमानेंट एक्सटेंशन ना हो जाए। बहुत ज़्यादा लगा दोगे तो बढ़ जाएगी परमानेंट, ठीक। तो लिखें इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ, इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ, इलास्टिक लिमिट is the upper limit of deforming up to which, elastic limit is the upper limit of deforming up to which if deforming force is removed, up to which if deforming force is removed, body regain its original form, body regain its original form completely, body regain its original form completely, and beyond which, and beyond which if deforming force is increased, and beyond which if deforming force is increased, the body loses, the body loses its property of elasticity, body loses its property of elasticity and gets permanently deformed, and gets permanently deformed. अब फोर्स लगाएंगे बाहर से तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कंटिन्यूअस बहुत ज़्यादा ही फोर्स लगा दें, ज़्यादा लगा दें, और ज़्यादा लगा देंगे तो ब्रेक हो जाएगी बॉडी, ठीक है ना, टूट जाएगी। तो वहाँ तक लगाएं जो बॉडी वापस आ जाए अपनी ओरिजिनल उसमें। अब आप हेडिंग डालें हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। HOOK लिखिए विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट stress is proportional to strain, within elastic limit stress is proportional to strain। ये जब ही लगेगा जब स्ट्रेन स्मॉल होगा, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में लिख देना स्ट्रेन इज स्मॉल, बहुत ज्यादा में नहीं। कहीं कहीं पर जो है वो इसी को, यानी ये सिंपल हो गया स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। जितना आप स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही स्ट्रेन होगा, सिंपल सी बात है। जितना फोर्स लगाओगे लेंथ उतनी चेंज होती जाएगी, ठीक है। कहीं कहीं एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड भी लिखा है बुक्स में, कि एक्सटेंशन जितना होगा जितना आप लोड अप्लाइड करेंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और नेचुरल है कि जब इसको इक्वल करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट को हम इलास्टिसिटी ई बोलते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या सिंपली इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट भी लिख देते हैं। आप ई को लिख दें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी,
कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये नेचुरल है कि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक, तो एक्सटेंशन या स्ट्रेन, यहां पर वाई एक्सिस पर स्ट्रेन या एक्सटेंशन भी कहीं कहीं पर लिखते हैं, और यहां पर स्ट्रेस, ठीक, या लोड अप्लाइड। जैसे ये ब्रैकेट में हो गया वैसे ये भी लोड अप्लाइड। नेचुरल है कि स्ट्रेट लाइन बनेगी। मेनली 3 तरह का आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा है, तो 3 तरह की इलास्टिसिटी भी है। डायमेंशन में पढ़ते हैं, वहाँ डायमेंशन में निकालते थे ना। और ध्यान रखिए हुआ कि स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं है, तो जो डायमेंशन इलास्टिसिटी की है वही स्ट्रेस की होती है और वही प्रेशर की है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना। तो लिखिए डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस types of stress applied and resulting strain, types of stress applied and resulting strain। ये बना लिया ग्राफ। We have following 3 modulus of elasticity. We have following 3 modulus of elasticity. We have following 3 modulus of elasticity. नंबर 1 लिखें, यंग्स मॉडुलस, YOUNG, यंग्स मॉडुलस। इसे Y से लिखते हैं, ब्रैकेट में Y डाल दें कैपिटल, यंग मॉडुलस या यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक ही बात है। देखिए, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस to the longitudinal strain within elastic limit, within elastic limit is called Young's modulus of elasticity. Within elastic limit is called Young's modulus of elasticity. So longitudinal stress Y divided by longitudinal strain, longitudinal stress divided by longitudinal strain। ठीक है। नेक्स्ट पैरा में लिखें, इफ देयर इज ए वायर ऑफ लेंथ L, इफ देयर इज ए वायर ऑफ लेंथ L, ये हमने वायर ले लिया लेंथ L का। इफ देयर इज ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, इट्स वन एंड इज क्लैम्प्ड, ऊपर फिक्स कर दिया वन एंड। इफ देयर इज ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, is its one end is clamped to a rigid support, to a rigid support, its one end is clamped to a rigid support and weight mg, ये लगा दिया weight mg, and weight mg is applied at the other end, weight mg is applied at the other end
within elastic limit, length increases by, within elastic limit length increases by delta L. L लिखते हैं, डेल्टा L लिखते हैं, स्मॉल l कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी डिफिनीशन बना ले। तो जरा बता मैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना हुआ, फोर्स अप्लाइड mg और एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का, ठीक। और स्ट्रेन आप समझ गए हैं, यंग मॉडुलस में वैल्यू डालें, यंग मॉडुलस है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो mg अपॉन पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल। तो यंग मॉडुलस का फार्मूला mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, इस पर न्यूमेरिकल होते हैं, आप लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल वेट वगैरह दिया होगा, यूज कर लेंगे। ठीक है, यूनिट इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक। और y जो है, यंग मॉडुलस को y आप लिख सकते हैं कहीं पर भी स्टार्ट में, यंग मॉडुलस इज इन्वॉल्व इन सॉलिड ओनली, यूनिट लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग मॉडुलस की, और इन्वॉल्व इन सॉलिड ओनली, केवल सॉलिड में काम है इसका बस। डायग्राम बना लिया। दूसरा लिखें बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल हो सकता है और आसान न्यूमेरिकल होता है, कैलकुलेशन करना होता है बस, खाली mg वगैरह दिया होगा, रेडियस दिया होगा, वैल्यू डाल दो, y निकल आएगा, या जो भी पूछा जाए, ठीक है ना, सिंपल न्यूमेरिकल होगा इसमें बिल्कुल। दूसरा लिखें बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लिखिए इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, it is the ratio of normal stress to volumetric strain, it is the ratio of normal stress to volumetric strain within the elastic limit। डेफिनेशन में वहां अगर कभी आ जाए तो विदिन द इलास्टिक लिमिट जरूर लिख देना। it is the ratio of normal stress to volumetric strain within the elastic limit, इसको कैपिटल B से लिखते हैं, लिख दीजिए B इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, B इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। और नॉर्मल स्ट्रेस तुम्हें मालूम प्रेशर के इक्वल था, तो डेल्टा पी लिख सकते हैं यहां पर, डेल्टा पी माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, तो ये माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इंटू वी हो गया। डिफरेंशियल फॉर्म में, इन डिफरेंशियल फॉर्म जरूरत पड़ सकती है किसी कॉम्पिटिटिव उसमें, माइनस डीपी अपॉन डीवी इंटू वी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी को डीपी अपॉन डीवी, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ये नेगेटिव साइन यहां पर लगा देते हैं फार्मूले में, जब आप वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो v को नेगेटिव फिर डालेंगे, b की वैल्यू पॉजिटिव लाएंगे, यहां पर नीचे नोट कर दें। नेगेटिव साइन मेक्स b as positive, negative sign make b as positive, ठीक। और ध्यान रखना, नीचे नोट कर दें, बल्क मॉडुलस इज इन्वॉल्व इन सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों में बल्क मॉडुलस इज इन्वॉल्व, क्योंकि ये प्रेशर है ना,
तो प्रेशर अगर कोई गैस है तो वहाँ भी पड़ता है उसके मॉलिक्यूल्स पर, और सॉलिड में तो हो गई, अगर लिक्विड में डाल देंगे, ठीक है ना, और तीनों में लगेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बल्क मॉडुलस इज इन्वॉल्व इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर लिखा है नेक्स्ट लाइन में, बल्क मॉडुलस फॉर सॉलिड आर मच लार्जर। बल्क मॉडुलस फॉर सॉलिड, जरा यहां पर देख लें, अगर कोई सॉलिड बॉडी होगी और प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर को फिक्स करें, ठीक, तो डेल्टा वी जो है वो सबसे कम किस में होगा, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? चेंज इन वॉल्यूम सबसे कम किस में होगा, सॉलिड में। नेचुरली सॉलिड कहाँ दबेगा, तो सॉलिड में सबसे कम होगा, इसका मतलब उसका बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस। सॉलिड में बहुत ही कम दबेगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो फार्मूलों से निकल आता है, देखिए, बल्क मॉडुलस फॉर सॉलिड आर मच लार्जर देन फॉर लिक्विड, देन फॉर लिक्विड्स, which are again much larger, which are again much larger than for gases, यानी बल्क मॉडुलस फॉर गैसेस, फॉर गैसेस, समझ गए होंगे, बल्क मॉडुलस की ही बात चल रही है, ठीक है ना। सॉलिड का मच लार्जर देन लिक्विड, और विच आर अगेन मच लार्जर देन गैसेस, ठीक। और एक पॉइंट नोट करें, यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, ध्यान रखना, दोनों पॉइंट हैं इसमें, दोनों के लिए, यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी, यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी कितना होना चाहिए, कितनी वैल्यू होगी, परफेक्टली रिजिड बॉडी, कुछ उल्टा बोल रहे हो। परफेक्टली रिजिड बॉडी का मतलब मालूम क्या है, कि अगर आप उसको दबाते हैं या कम खींचते हैं तो उनमें कोई रिलेटिव चेंज नहीं होगा। हम जो भी पढ़ते हैं बॉडी, वो रिजिड बॉडी, उसका मतलब परफेक्टली रिजिड, यानी कोई रिलेटिव चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब फोर्स लगाओगे तो बिल्कुल भी नहीं कंप्रेस या एक्सटेंड होगा, तो ये जीरो नहीं हो गया, तो बी कितना हो गया, इनफाइनाइट, ठीक। तो लिख दें यंग मॉडुलस, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इसमें, यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी इज इनफाइनाइट, लिख दिया। अब लिखें कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल है, अपोजिट है। के से लिखते हैं इसको, compressibility, the reciprocal of bulk modulus is called compressibility, the reciprocal of bulk modulus K is equal to 1 upon B, reciprocal of bulk modulus is called compressibility। नेक्स्ट लिखें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, इसीलिए डायमेंशन में तीनों तरह का बोला जाता था कि अगर मॉडुलस आ जाए तो प्रेशर की डायमेंशन लगा देना। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, इसके दो सिंबल हैं अलग अलग बुक्स में, इसको ईटा बोलते हैं और या कैपिटल जी, दोनों से लिखते हैं। तो दोनों ही सिंबल अगर कहीं यूज हो तो आप समझ लेना कि वो शियर मॉडुलस है। तो लिखिए विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस, विद इन इलास्टिक लिमिट the ratio of tangential stress to the shear strain, within elastic limit the ratio of tangential stress to the shear strain is called
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो ये शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन के इक्वल होगा। शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। और हमने आपको डायग्राम बनाया, हमने ये स्क्वायर टाइप का बना दिया। यहाँ फोर्स लगाया, ये एक्सटेंशन हो गया, ये एंगल आपने फाई लिख लिया था, चलो एक्स अपान एक्स लिख दो, डेल्टा एक्स अपान एक्स लिखा था है? तो इसमें एरिया ऊपर का लेते हैं सरफेस वाला, तो शियर स्ट्रेस हो गया फोर्स अपान एरिया, और ये एंगल फाई, या इसी को हम लिख सकते हैं फोर्स अपान एरिया, और ये डेल्टा एक्स अपान एक्स। सिंबल कुछ भी लिख दें आप, डेल्टा एल अपान एल लिख दें या डेल्टा एक्स अपान एल लिख दें, ठीक है ना, वही चीज है जो लिखा था, स्ट्रेस लिख दिया, बस इसमें एरिया सरफेस का होगा ऊपर। ये फाई जो है वो शियर एंगल होता है, रेडियन में लिखते हैं इसको, यूनिट वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए देखिए जो शियर है मॉडुलस, वो बात नेचुरल है कि ये केवल सॉलिड के लिए अप्लाई होगा, क्योंकि गैस में और लिक्विड में इसकी कोई मीनिंग नहीं है। लिक्विड में आप फोर्स लगा दोगे तो मूवमेंट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लिक्विड के सरफेस पर थोड़ा शियर स्ट्रेन होता है, वो है सरफेस टेंशन की वजह से। लिक्विड का जो सरफेस होता है ऊपर, उसमें थोड़ा रहता है टेंशन, ठीक है, उसमें थोड़ा फोर्स आप लगा दोगे तो थोड़ा मूवमेंट को वो रोकेगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो फिलहाल लिखते हैं शियर मॉडुलस इज इन्वॉल्व विद सॉलिड ओनली, आप जी या बी लिख सकते हैं, जी या ईटा। शियर मॉडुलस इज इन्वॉल्व विद सॉलिड ओनली, लिखा। देखिए फॉर आइडियल लिक्विड, फॉर आइडियल लिक्विड, इन्होंने आइडियल वर्ड यूज किया है, ईटा इज इक्वल टू 0। फॉर आइडियल लिक्विड ईटा इज इक्वल टू 0, since a liquid cannot sustain, since a liquid cannot sustain a tangential force, for ideal liquid eta is equal to 0, since a liquid cannot sustain a tangential force। तो शियर मॉडुलस भी सॉलिड के लिए है, और वो जो पहला यंग मॉडुलस था वो भी सॉलिड के लिए है, रॉड वगैरह हम लगाते, ठीक है ना। और बल्क मॉडुलस तीनों में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक है ना। थोड़ा सरफेस पर ध्यान रखना है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो लिक्विड हैं उनके सरफेस पर सरफेस टेंशन की वजह से लेते हैं शियर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करें, शियर मॉडुलस फॉर ए सॉलिड इज जनरली लेस देन, शियर मॉडुलस फॉर ए सॉलिड इज जनरली लेस देन इट्स यंग मॉडुलस। Shear modulus for a solid is generally less than its young modulus. For most of solid material, for most of solid material, eta is equal to y upon 3. For most of solid material, eta is equal to y upon 3, लिखा। नेक्स्ट लिखा है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ। वैसे जो ये स्ट्रिंग होती है जिसमें आप वेट लगा देते हैं ना, वो एक तरह से स्प्रिंग की तरह काम करती है। स्प्रिंग थोड़ा ज्यादा खिंच जाएगी, स्ट्रिंग में एक्सटेंशन कम होगा, ठीक है ना। तो जो स्ट्रिंग आपकी होती है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर किसी स्ट्रिंग को लगाया
और इसमें वेट को आप चेंज करते गए, ठीक। और इस जगह पर यहाँ पर वेट लगाकर डायग्राम बनाना जरा, नीचे वेट लगा दिया और इसके लास्ट पॉइंट पर यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, यहाँ एक पॉइंटर लगाकर, ये रफ डायग्राम है, यहाँ एक स्केल लगा दी 0 1 2 3 4। स्केल के लिए हालांकि वर्नियर कैलिपर्स वगैरह और स्क्रू गेज वगैरह यूज किए जाते हैं। इसी वायर में आपने ये वेट लगा दिया नीचे mg, और यहाँ पर एक स्केल लगा दी। नेचुरल है, यहाँ वेट को चेंज करते जाएंगे तो इसकी रीडिंग यहाँ पर चेंज होगी। आप रीडिंग देख सकते हैं कि कितना इसमें लेंथ में जो है वो इंक्रीमेंट होगा। देखिए इसका एक वो होता है, ये सरले मेथड बोलते हैं, ये वो है स्टैंडर्ड, इसको मेजरमेंट का है यंग मॉडुलस का। इसमें यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर HG, ये उसका HG का पॉइंट है बीच में लेवलिंग के लिए, और नीचे ये यहाँ पर एक ये लगा हुआ है स्क्रू गेज है, तो स्फेरोमीटर उसी टाइप में है इंस्ट्रूमेंट, ठीक। तो इसमें वो क्या करते हैं कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वायर को लगा देते हैं ऊपर। ये बहुत लेंदी एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें इसको जो है वायर को अटैच करके किसी रूफ में ऊपर अटैच करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से फिर इसको जो है वो ये सरल एक्सपेरिमेंट कहलाता है, और ये उसके जो एक्सपेरिमेंट सिलेबस में है एडवांस के, उसमें ये सिलेबस में है सरल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। काम वही है इसका। इसमें बीच में पॉइंटर है। अगर आपने दोनों में वायर को लगा दिया यहाँ पर, तो क्या होगा कि अगर वायर आप यहाँ पर लगा देंगे और दोनों की लेंथ बराबर है, तो जो HG का पॉइंट होगा वो बीच में रहेगा, क्योंकि दोनों लेंथ बराबर है तो लेवलिंग रहेगी, ठीक है ना। समझ गए होंगे ना, लेवलिंग रहेगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें तो एक स्टैंडर्ड वेट रख दिया और एक में वेट को बढ़ाते चले गए। यहाँ पर वेट लगा देते हैं नीचे हुक में, ठीक है, वेट रखे हुए हैं उसमें लगा दो, सस्पेंडेड कर दो। तो जब वेट लगाते हैं तो लेंथ क्या होगी, इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज होगी। तो जो लेंथ चेंज होती है उसमें ये जो HG का पॉइंटर लगा हुआ है, ये क्या होगा, अगर लेंथ ये बढ़ गई तो ये नीचे आ जाएगा ना नीचे, तो पॉइंटर भी इधर को शिफ्ट हो गया, क्योंकि दोनों की लेवल अगर बराबर होगा तो पॉइंटर बीच में होगा। समझ रहे हैं ना बात। और अगर मान लीजिए लेंथ आपकी जो है वो थोड़ा सा बढ़ गई है वाली, तो ये पॉइंटर इधर आ जाएगा। फिर इसको क्या करते हैं, स्पेरोमीटर को यहाँ से ये घुमाकर और इसको लेंथ को बराबर कर लेते हैं और यहाँ से रीडिंग ले लेते हैं कि कितनी लेंथ चेंज हुई है। समझ गए ना। तो कुल मिला के जो ये डायग्राम बना दिया गया है, ये इसी का समझ लो रफ डायग्राम है। यहाँ लेंथ में वेट को चेंज करते चले जाएं और यहाँ से रीडिंग लेते चले जाएं, और ग्राफ प्लॉट कर दें एक्सटेंशन वर्सेस लोड। ग्राफ प्लॉट हो जाएगा ना, रीडिंग लेना है, रीडिंग लेकर यहाँ पर एक्सटेंशन वर्सेस लोड, और नेचुरल है कि ग्राफ कैसा आना चाहिए, बोलो, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए, ठीक है ना। लोड जो लगा रहे हैं वो क्या है, mg लोड लगाते जा रहे हैं, ठीक। तो लिखे नीचे, लिखें आप, आपने ऊपर क्या लिखा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ लिखा है, ठीक। तो डायग्राम बना लें। ये हमने यहाँ पर ये स्केल बना रखी है, ये वायर है, ये स्केल है, ये वायर है। यानी कि यंग मॉडल बहुत आसानी से किसी न्यूमेरिकल में भी यूज कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना, वो बहुत आसान है। लिखिए, फ्रॉम द डाटा एक्सटेंशन वर्सेस लोड कर्व इज प्लॉटेड। फ्रॉम द डाटा extension versus load curve is plotted. This curve should be straight line. This curve should be straight line passing through origin. This curve should be straight line passing through origin. The slope of this line
क्या होगा स्लोप? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा एल अपॉन एम जी, क्योंकि एक्सटेंशन डेल्टा एल है, समझ गए ना? एक्सटेंशन डेल्टा एल अपॉन एम जी। अब आप यंग मॉडुलस में वैल्यू डाल दो, तो स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यहां पर क्या काम करेगा? mg का। और एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल। रेडियस निकालने के लिए वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गेज वगैरह का यूज करें, ठीक है ना? तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। स्ट्रेन आपको मालूम है, स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल। तो यंग मॉडुलस में वैल्यू डाल दें, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो mg अपॉन आई आर स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एल, जो कि अभी फार्मूला आपने लिखा था। यहां पर डेल्टा एल अपॉन mg की जगह टेन थीटा लिख दो, ये लिख दिया टेन थीटा। और देखो बहुत आसान एक्सपेरिमेंट बन गया। यहां से एक्सपेरिमेंट से आप टेन थीटा निकाल लें, उसकी वैल्यू वहां डाल दें, लेंथ तो तुम्हें मालूम ही होगी, इसको स्केल से नाप लो, और रेडियस इसकी वर्नियर कैलिपर्स वगैरह है, इसमें वैल्यू डालो, यंग मॉडुलस निकल आएगा। तो न्यूमेरिकल भी कोई आए तो ध्यान रखना इसमें, जो इसके बेस पर टेन थीटा से आप निकाल सकते हैं। अगर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व हो तो तब भी टेन थीटा से सीधे वाई निकल आएगा। अगर एक्सटेंशन वर्सेस लोड है तो फिर ये निकलेगा पहले, ठीक? तो वो जो भी डाटा दिए हों आप उनकी हेल्प से जो उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। लिख लिया? लिख लो, ये बना लिया इधर वाला। आप ऊपर हेडिंग डालें एक, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, स्ट्रेस की वैल्यू लिख लिया, mg डालकर आप समझ गए होंगे, इससे कैलकुलेशन हो जाएगा। लिखिए स्टील इज मोर इलास्टिक, प्रूव दैट लिख दो, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ये बहुत 11th का कॉमन क्वेश्चन है, शायद ही कोई पेपर हो जिसमें ना पूछते हो, लेकिन 1 या 2 मार्क्स का, ठीक है ना? कि स्टील जो है वो ज्यादा इलाज, देखिए है तो ये इस प्रिंसिपल पर बहुत ही आसान चीज है, लेकिन सिस्टमेटिक थोड़ा लिखना पड़ेगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है यंग मॉडुलस, होता है। आप देखो, एक रबर ले लो, एक स्टील का वायर ले लो, बहुत इजीली समझ में आ जाता है। एक चीज फिक्स कर लो, दोनों नहीं बदल सकते हो, दोनों में स्ट्रेस बराबर डालो। स्ट्रेस डालने का मतलब दोनों में नीचे लोड बराबर अप्लाइड डाला, ठीक? तो किसका स्ट्रेन ज्यादा होगा, रबर का या स्टील का? कौन ज्यादा खींचेगा? रबर ज्यादा खींचेगी। तो रबर ज्यादा खींचेगी तो स्ट्रेन ज्यादा है, तो उसका यंग मॉडुलस कम है, सीधी सी बात है। बात समझ गए? या देखो, स्ट्रेन को फिक्स कर लो। स्ट्रेन फिक्स करने का मतलब कि हम 1 सेंटीमीटर लेंथ इंक्रीज करेंगे दोनों की, तो किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? स्टील में। तो स्टील में स्ट्रेस ज्यादा होगा, तो फिर उसका यंग मॉडुलस भी ज्यादा होगा। है ये इसी पॉइंट पर, फिर भी थ्योरेटिकली ठीक से लिख सकते हैं आप इसको भी करके, अगर भूल जाए सिस्टमेटिक। तो लिख दें जरा नीचे, सपोज द टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ, सपोज द टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एल एंड सेम रेडियस आर, सपोज द टू वायर ऑफ सेम लेंथ एल and same radius r, one of steel and other of rubber, one of steel and other of rubber, are suspended from rigid support, one of steel and other of rubber are suspended from rigid support. On applying equal weight mg,
on applying equal weight mg, their length increases by, on applying equal weight mg, their length increases by ls and lr. s से स्टील है, r से रबर है, ls and lr. if ys and yr, ys y यंग मॉडुलस है एंड yr r सफिक्स है, r यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड रबर, r यंग मॉडुलस ऑफ y जब स्टील का लेंगे तो फार्मूला क्या होता है mg, और ऊपर ओरिजिनल लेंथ है, नीचे चेंज इन लेंथ है, ठीक। तो चेंज इन जो लेंथ ले रहे हैं आप हैं, यहां पर l ले लो और नीचे पाई आर स्क्वायर एल एस, और वाई आर इज इक्वल टू एम जी ओरिजिनल लेंथ एल पाई आर स्क्वायर एल आर, ठीक है। दोनों को, आप दोनों को डिवाइड कर दें, वाई एस अपॉन वाई आर इज इक्वल टू, तो ये इनवर्सली आ जाएगा, ऊपर एल आर और डिनोमिनेटर में एल एस। नेचुरल है कि कौन ग्रेटर देन होगा, एल आर ग्रेटर देन एल एस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन होगा, तो वाई एस ग्रेटर देन वाई आर होगा, ठीक। अगर सिस्टमेटिक भूलते हैं तो फिर आप डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से कर देना फार, तो यहां पर लिख दो, प्रॉपर चैनल में है आंसर ये। हेंस स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, हेंस स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, हम इसको क्लोज कर रहे हैं आज का लेक्चर, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ओके।